हेलो स्टूडेंट्स, आज बारी है आपके पास में सेकंड लेक्चर की। इसके अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स के जो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो टोटल इसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके पास में लगभग 50% क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से हैं और 50% के आसपास आपको थर्मोडायनेमिक्स से मिलेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। देखिए, इसके अंदर जो पहला पोर्शन है वो आपके पास में डेफिनेशन का। अब डेफिनेशन में कौन कौन सी आपके पास आइसोटोप हो गया, ये आपके पास में आइसोटोप। आइसोटोप के बाद में क्या हुआ आपके पास में आइसोबार, आइसोबार फिर आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिर इसके बाद में आइसोडाइफर्स और आइसो स्टर्स। ये आपके पास में टोटल 6 डेफिनेशन है यहाँ पर। अब इनमें क्या क्या चीजें डिफरेंट है वो भी नीचे दे रखी है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे आइसोटोप्स में। आइसोबार्स में क्या होगा आपका जेड डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर जो आपके पास है वो क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, ए माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद में आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जेड माइनस क्यू, क्यू यहाँ पे चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज विद साइन, जो भी स्पीसीज पे चार्ज दे रखा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे सेम होगा। आइसोडाइफर्स क्या होंगे, आइसोडाइफर्स का मतलब होता है वो स्पीसीज जिनमें आइसोटोपिक नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आइसोटोपिक नंबर, और वो होता है ए माइनस 2 जेड। तो आइसोडाइफर्स के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो वो अगर सेम आ रहा तो वो आइसोडाइफर्स। आइसोस्टर्स क्या होंगे कि वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ जो एटम्स है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे आइसोस्टर्स के अंदर आपके पास में है, आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन दे रखा है तो उसी में बात करेंगे। तो ये आपके पास में इसका एक समरी हो गई, इन रिलेशंस के अंदर क्या चीज सेम होगी क्या डिफरेंट होगी। अब देखते हैं इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर बात करते हैं इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर आपको मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है, कॉलम ए दे रखा है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है। दोनों कॉलम्स में एक तरफ तो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको रिलेशन दे रखे हैं। तो आपको जो पीछे 6 रिलेशन थे उनमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन किसके साथ जाएगा। तो सबसे पहले पी के अंदर देखिए, तो पी में जो आपके पास में है कार्बन का जो जेड वो क्या, वो सेम है। अब जेड यानी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो वो कौन सा रिलेशन होगा, आइसोटोप। तो इसका मतलब हुआ कि पी के अंदर तो फर्स्ट ही आ जाएगा आपका डायरेक्ट। फिर बात करते CO2 और N2O। तो देखो यहाँ CO2 में 3 एटम है और N2O के अंदर भी 3 एटम है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पे, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, CO2 कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 8 + 8 16, और 16 और 6 को तो 22। N2O के अंदर भी देख लो, N2O में क्या होगा, नाइट्रोजन मतलब 7 + 7 आपका 14 + 8 तो ये भी कितना हुआ 22। मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो गए, 3 है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो भी 22 दोनों तरफ सेम है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एटम्स का नंबर अगर सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोस्टर्स। यही मैं पीछे बता रहा था अभी आपको। तो क्यू के अंदर आपके पास में क्या आएगा, क्यू में आ जाएगा 3। फिर बात करते हैं C2H4CO। और कैल्शियम और मैग्नीशियम तो जनरली एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन, एक ग्रुप के जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आइसोटोपिक नंबर नॉर्मली क्या होता है, सेम होता है। और आइसोटोपिक नंबर मतलब A-2 जेड। तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर अगर देखोगे तो 40 और 20, तो 40 - 2 × 20 तो कितना आएगा, 0। इसी तरीके से मैग्नीशियम में क्या होगा, 12 और 24। तो यहाँ पर भी अगर आप फाइंड आउट करोगे ये तो क्या होगा, 24 2 टाइम्स ऑफ जेड 24 तो 0। तो दोनों का आइसोटोपिक नंबर क्या रहा, 0। तो एस क्या आपके पास में आइसोडाइफर्स होगा इसमें, तो आपके पास एस में क्या आ जाएगा 2। और आर बचा, आर के लिए क्या आपके पास में आइसोटोन्स, और मतलब नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपका जवाब क्या होगा, 1342,
342, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्पेसिफिक चार्ज का। ठीक है, अब स्पेसिफिक चार्ज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, ये होगा आपके पास में Q/R। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि जो रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना कि Q/R क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप अटेम्प्ट कीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर तो पहला ऑप्शन है आपके पास में Q/, मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ से प्रोटॉन आपके पास में है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो +1, तो इसका मास और चार्ज लिख लेते हैं अपन P की टर्म्स में QP एंड MP। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा होगा आपके पास ये। अब इसका जो मास है m अल्फा, तो वो देखो आपके पास में QP का 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स ऑफ Q MP सॉरी। और जो चार्ज है वो क्या होगा, +2, उधर +1 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QP। अब आप यहाँ पे अगर इसका स्पेसिफिक, तो QP/MP, ये इसका क्या हो गया स्पेसिफिक चार्ज। अल्फा के फाइंड आउट करोगे Q∝/m अल्फा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसकी टर्म्स में लिख दीजिए 2QP/4MP। ये क्या आपके पास में प्रोटॉन का, तो ये हो गया 1/2 इंटू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो अल्फा का वो तो हाफ हो गया, प्रोटॉन का हाफ होगा, डबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 4 टाइम्स अल्फा के, नहीं वो भी गलत हो जाएगा। अगला आपके पास में कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना ही पड़ेगा अपने को। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई -31, ये आपके पास में केजी में सोल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी आपके पास। तो यहाँ यूनिट लिखना पड़ेगा इस पर, कूलाम पर केजी। तो आपके पास में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि डी ऑप्शन तो वैसे ही आपका गलत, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही 0 होता है, तो उसके लिए तो 0 होगा। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते। अगला आपके पास में है, अब ये जो अगला पॉइंट है वो आपके पास में न्यूक्लियर मॉडल वगैरह की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या न्यूक्लियर मॉडल में क्या पूछेगा आपसे, इसमें डीमेरिट वगैरह पूछ लेता है। अब डीमेरिट के अंदर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डीमेरिट क्या थी, एक तो आपके पास जो पाथ है वो क्या होगा, स्पाइरल होना चाहिए था। ठीक है, तो स्पाइरल पाथ जो आपके पास में होना चाहिए था। दूसरा आपके पास में क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इंफॉर्मेशन भी रदरफोर्ड ने अपने को नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम से कंपैरिजन किया। तो सोलर सिस्टम में जो बॉडीज होती है तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल बॉडीज में तो क्या होगी, एनर्जी का जो लॉस होगा वो कंटिन्यू होगा नहीं यहाँ पे। जबकि आपके पास में चार्ज बॉडी, अगर अनदर चार्ज बॉडी के चारों तरफ अगर वो कंटिन्यू हो, वहाँ पे क्या करेगी, सर्कल के अंदर मूव करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो पाथ कैसा होना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास में इसमें कई बार रेडियस का रेशियो पूछ लेता है कि एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर वाला जो पार्ट है वो 10⁻−15 मीटर, एटॉमिक पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपके पास में 10⁻10। अब इसको क्या बोल देते हैं, इसको 1 फर्मी भी बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये एनर्जी का फॉर्मूला Hc/λ और आपका hν। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिकी अगर जाए तो ये कि इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड लैम्डा किस में ले लेना, एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो एनर्जी मिलेगी वो किस में आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, और अगर नैनोमीटर में आप यूज करोगे तो ये बन जाएगी आपके पास 1240 डिवाइडेड लैम्डा किस में ले लेना, नैनोमीटर में, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है या चार्ज होता है उसके बराबर।
तो आप फॉर्मूले रटे नहीं, यहाँ पे रिलेशन याद रखो, क्योंकि ये फिजिक्स में भी वगैरह में यूज होंगे आपके, तो ये रिलेशन आपको याद तो करने होंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी यूज होगी यहाँ पे। दूसरा आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो ये है, और ये इक्वेशन किस पे बेस्ड है, एनर्जी का जो आपके पास कंजर्वेशन लॉ या फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ उस पर बेस्ड होगी। अब इसमें तीन केस है आपके पास कि जो लाइट या जो रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो रेडिएशन की एनर्जी है और आपके पास में वर्क फंक्शन है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, उस केस के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और इलेक्ट्रॉन लेकिन रिलीज खो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो वो क्या हो गया आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा। और तीसरा केस है आपके पास कि यहाँ पर वर्क फंक्शन डोमिनेट करेगा, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ही, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज नहीं होगा, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आपके पास में कई बार कंडीशंस पूछ के, मतलब ये कंडीशन याद होगी तो आपको न्यूमेरिकल में कंपैरिजन करा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन ये रहा गया आपके पास। सबसे पहले पूछा है कि आपके पास में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, आपके पास में लेमडा दे रखा है और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है वो आपको जूल में दे रखी है, तो जूल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर आप जो लेमडा दे रखा है उससे आप जूल में एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो फोटोन की। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है इसका। देखो यहाँ से इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी अपॉन ईपी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपको 1 जूल दे रखी है और लेमडा आपको दे रखा है, तो 1 जूल को या तो कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब ईपी की एनर्जी कैसे निकालोगे, लेमडा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और ये आपके पास में किस में आएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 12400 डिवाइडेड बाई 5000, तो ये कैंसिल आउट हुई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास में आ जाएगी 2 टाइम्स, तो पूरा पूरा गया आपके पास, फिर 24 बचा, फिर 4 टाइम्स, फिर इसके बाद में ये आपके पास इसकी एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी आपके पास में, हाउ मेनी फोटोन्स आर रेडिएशन, हाँ, तो ये आपके पास में आ गई। तो अब क्या करना है अपने को, अब अपने को सिंपल सा इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे देखो क्या होगा आपके पास में, n इक्वल टू, ये एनर्जी लिखो तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, तो 10⁻19 तो ये हो ही गया आपके पास, और 1.6 इंटू 2.48, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16, ये 1.6 से कर लो या 16 से कर लो, 6 से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 48 4 24 या आपका 28, फिर कितना हुआ 12 12 टू 14, फिर इसके बाद में 1 तो 8 4 2 8 16 8 आपका 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 3, और कितने पे डेसिमल जाएगा 3 पे, तो मोटा मोटा आपके पास में क्या हो गया, ये इसको कितना ले सकते हैं आप 4 ले लो, तो 1/4 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो 2.5 इंटू 10⁻18, तो ऑप्शन है कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आ गया। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, लेमडा दे रखा है रेडिएशन का, बताना है कि आपके पास में काइनेटिक एनर्जी जो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी, तो वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो जो 3 कंडीशन पीछे आपको बताई थी उसी से कंपेरिजन करके इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, तो टोटल एनर्जी, सॉरी रेडिएशन के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड है वो आप निकाल लो यहाँ से। तो आपके पास में ईपी जो आपके पास बनेगी या ईआई जो है
12,400 डिवाइडेड बाई 4,000 एंगस्ट्रॉम, 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, तो 40 मतलब 3 टाइम्स 120 पॉइंट, फिर कितना बचा 4, फिर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। और आपका जो वर्क फंक्शन है फाई नोट या डब्ल्यू नोट वो कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को कंपेयर कर लो तो आपका जो वर्क फंक्शन या डब्ल्यू नोट ये है या फिर फाई नोट है वो डोमिनेट कर रहा है रेडिएशन की एनर्जी पे, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है और जो आपको वहाँ पे सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, नो पी। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए, ये आपके पास में बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैंने सारे एक जगह समराइज कर दिए हैं, तो यहाँ से आप आराम से इनको देख सकते हो। सबसे पहले तो रेडियस का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ये स्पीड वाला आ गया आपके पास मीटर पर सेकंड के अंदर। फिर आपके पास में ये एनर्जी का, तो एनर्जी का आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। बाकी ये कन्वर्जन आप कर सकते हो, भी मैंने पीछे बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में क्या रिलेशन है, फिर किलो जूल मोल वगैरह का। तो आप बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर आगे अगर बात करें कि टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है। और दूसरा टोटल एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी आपका 2 टाइम्स होगी, सॉरी टोटल एनर्जी वो क्या होगी 2 टाइम्स होगी, किसके लिए, पोटेंशियल, मतलब 2 डबल कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी वगैरह क्या है, वो सारी चीजें आपके पास। दूसरा एनर्जी डिफरेंस का, ये आपके पास में N1 जो होगी, N1 हमेशा ध्यान रखना ये होगी लोअर एनर्जी स्टेट, और जो N2 है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। तो ये आप डिफरेंस, फिर ये रीडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म्स में लेवन अपॉन लेमडा, या फिर आपके पास वेव नंबर का, इसका भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये रीडबर्ग कांस्टेंट की मीटर इनवर्स के अंदर आपके पास वैल्यू। इसके बाद में टाइम पीरियड का रिलेशन याद रखना एन और जेड के साथ। टाइम पीरियड जो होगा वो एन की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड की स्क्वायर के इनवर्सली, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद है तो आप आराम से फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशंस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो एटॉमिक नंबर है उसका रिलेशन आप पता यहाँ पे कर सकते। तो ये बेसिकली बोर के फॉर्मूले हो गए, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन है 5, इसमें क्या दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, और फिर आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको क्या बताना, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, सिंपल सा। तो मैंने जो भी रिलेशन बताया था टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन था ये, ठीक है जी। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन ये था। तो आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, आपको दे रखी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी तो टोटल एनर्जी पता कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसका डबल कर देना तो पोटेंशियल मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसके साथ में आपके पास पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी, इसके डबल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल जाएगी कितनी, माइनस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.51 तो ये हो जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी आपका एनर्जी बेस्ड ही है, और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपसे पूछा है, वैल्यू दे रखी है सॉरी, और फिर आपसे इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना ग्राउंड स्टेट से सेकंड ईएस। अब सेकंड ईएस ध्यान रखना, जब भी अगर आपको ईएस दे रखी है और उसके लिए अगर एन पता करना है
तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे NaES+1। ये जो +1 कर रहे हो ये किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा आपके पास में, ये बनता है आपके पास में एनर्जी ग्राउंड स्टेट की इनटू उसका मोड लेना होता है अपने को, मोड। ठीक है, और Z² एन तो आपका क्या रहेगा 1 रहेगा, और ये रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसने आयोनाइजेशन आपके पास हाइड्रोजन एटम बोला, तो हाइड्रोजन का Z कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास में, अब ये 1 हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6। अब ये बोल रहा है तो फॉर्मूला अपना एनर्जी का क्या बन जाएगा, -13.6 इंटू Z²/n²। अब आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना कहाँ से, N1 से एक्साइट करना है सेकंड ईएस। तो सेकंड ईएस का मतलब nth ईएस मतलब 2 + 1, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आपके पास में रहेगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी फॉर्मूले से जो आपने लिखा है इसी से ये करी हुई है, तो याद कर लोगे तो आपके पास थोड़ा सा बेनिफिट होगा। E3 आपके पास में कितनी होगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 जो वो होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E5 जो होगी वो आपके पास है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि फर्स्ट से थर्ड में जाना, तो फर्स्ट से थर्ड में जाना तो ये रही एनर्जी, इसका डिफरेंस ले लो, तो आपके पास में E3 - E1 = डेल्टा E। ठीक है, तो यहाँ पर E3 कितनी है -1.51 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13.6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 13.6 से माइनस कर देना है कितना 1.5। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास में, ये बच जाएगा आपके पास में 0.9, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास में 12। तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर जल्दी सोल्व करना चाहते हो तो कम से कम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 5 ऑर्बिट तक की एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए, ये रेडियस का क्वेश्चन है। देखिए बताइए क्या है? आपको क्या करना है, ये रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो उन ऑर्बिट या जो सेल है उनका नाम बताना है कि के सेल होगी, एल सेल होगी, एम होगी, एन होगी। ठीक है, एक बार ट्राई करिए फॉर्मूले से, फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या सीन हो, आपको Li+2 दिया, तो इसका जेड कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और इसमें क्या दिया, R1 आपको 1 दिया, R2 आपको 9, मतलब रेशियो दे दिया एक तरीके से। R = अपन ने पढ़ा था 0.529 इंटू n²/z, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, R1/R2 तो कांस्टेंट वैल्यू तो कट जाएगी, तो n1/n2 का होल स्क्वायर
इंटू जेड इनवर्स है तो Z2/Z1। अब एक स्पीसीज जेड क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, तो Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 3, तो क्या बनेगा R1/R2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर। R1/R2 क्या दे रही है 1/9, तो 1/9 इक्वल टू N1/N2, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या आएगा 1/3। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं के, सेकंड को एन और थर्ड को क्या बोलते हैं एम। तो इस तरीके से क्या नाम होगा के एंड एम, जो आपके सेल वो नाम होगा जो रेडियस रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में, आपको क्या बताना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और यहाँ पे आपको रीजन दे रखे है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, दूसरा आपके पास में इंफ्रारेड है। तो नंबर ऑफ आपके पास में क्या करनी है, स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है कि इंफ्रारेड के अंदर कितनी आएगी। तो करिए ट्राई एक बार। देखो यहाँ पर अगर आपके पास में पर्टिकुलर अगर सीरीज है तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसका फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1। तो ऊपर आपको क्या दे रखी है कि अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट के अंदर अगर आपको ध्यान हो लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड, फिर आपकी हम्प्री, ठीक है, ये लाइंस होती है। ये आपको किस में दिखती है यूवी में, ये विजिबल में, ये तीनों किसमें आईआर में, और लास्ट वाली फार इंफ्रारेड यानी एफआईआर में। अब ऊपर आपको क्या दे रखा है कि जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपको कितनी लाइंस मिल रही है, यहाँ पे 5 लाइंस मिल रही है, किसमें अल्ट्रावायलेट रीजन में, मतलब आपका लाइमन की बात कर रहा है ये। तो लाइमन के लिए जो श्री आपके पास में होगी तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा N2 रहेगा और N1 जो हो जाएगा वो 1, क्योंकि लाइमन के लिए N1 होता है ग्राउंड स्टेट 1, मतलब N इक्वल टू 1। तो अब ये दिए 5, N2 अपने को नहीं पता, तो N2 कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। पहली चीज तो ये आपको पहले हाई एनर्जी स्टेट पता करना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है कि आपको अब वो लाइंस बतानी है जो इंफ्रारेड में। अब इंफ्रारेड के अंदर तो आपकी पासन भी है, ब्रैकेट भी है और पी फंड भी है, तो इन तीनों को आपको बताना। तो आपके पास में सबसे पहले तो जो N2 वो हो गया 6, ठीक है, और जो N1 करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा आपको 3। N1 कितना करना पड़ेगा 3, क्यों, क्योंकि पासन का N1 3 है, इसका 4 है और इसका 5, तो लोवेस्ट कौन सी हो गई इसमें 3 हो गया, मतलब 3 के। और जब आपके पास में एक से ज्यादा सीरीज का अगर ट्रांजिशन के अंदर अगर आपको लाइंस देखना है तो वहां फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर आपके पास में 6 माइनस 3, इधर 6 माइनस 3 प्लस 1
बाई 2, तो ये आपके पास में कितनी लाइन्स हो जाएगी, 6 लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 6। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, पहले आपको हायर एनर्जी स्टेट पता करना है, फिर हायर एनर्जी स्टेट को यूज करते हुए आपको जो दूसरा रीजन दे रखा है उसके अंदर आपको यूज करना है N1 जो डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा कि इस रीजन में कौन कौन सी लाइंस आ रही है और उन लाइंस के अंदर लोअर एनर्जी कौन सा है। तो 4 5 3 में से 3 है, तो आपका N1 क्या बनेगा यहाँ पे 3। ये आपके पास में अगला क्वेश्चन है वेव नंबर के लिए कि आपको क्या बताना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है बिटवीन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज फॉर Li+2। मतलब दोनों ही लाइन क्या होगी आपकी लिथियम +2 के लिए है। तो एक बार अटेम्प्ट करिए फिर देखते हैं फटाफट। और अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे से आगे अपने दोस्तों के अंदर इसको क्या करो, शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि किस पोर्शन में आपको दिक्कत है, कौन सा पोर्शन अगर आपको रिवाइज करना है तो वो पहले पिक कर लिया जाएगा, या एडिशनल वीडियो भी आपको मिल सकता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट करके वहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, आपके पास में Li+2 अगर है तो Z तो कितना हो गया 3, और वैसे भी Z तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब आपके पास में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ठीक है जी। अब बामर लाइमन बामर, तो बामर के लिए जो N1 होगा वो कितना होगा 2 होगा, और जितना लाइन का नंबर दे रखा वो ऐड कर देना तो N2 मिल जाएगी। तो N2 कितनी हो गई 2 + 1 = 3, ठीक है। इसका आपको क्या बताना वेव नंबर, तो ये ले लेते हैं 1 = R Z² 1/N1² - 1/N2²। तो न्यू बार 1 अपने पास बन जाएगी, आर ही रहने दीजिए, इसको आर की टर्म्स में बता देंगे। और जेड कितना हो जाएगा आपके पास में 3 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/4, ये होगा आपका 9। तो यहाँ से आपका जवाब क्या आ जाएगा, जवाब आएगा आपके पास में 9, जो नीचे वाला 9 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 5R/4। ये आपके पास में बचेगा फर्स्ट के लिए। दूसरा आपके पास में लास्ट लाइन ऑफ पार्सन सीरीज, तो देखो यहां से पार्सन की लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी होगा उसका N2। तो N1 पता कर लो, N1 कितना होगा, तो लाइमन बामर पार्सन, तो N1 हो गया आपका 3, तो यहाँ पर N1 होगा 3, तो ये न्यू 2 = क्या हो जाएगा R, ये 3 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा N1 का स्क्वायर करो तो 9 - 1/∞, ये 0 हो जाएगा इधर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट होगा, तो न्यू आपके पास में 2 जो होगी वो क्या हो जाएगी R। अब आपसे पूछा डिफरेंस, तो न्यू1 - न्यू2 = क्या मिलेगा, R आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास में 5/4, और इधर क्या आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो इसको तो आपके पास में क्या होगा R/4 जाएगा, उधर 4 जाएगा, तो R/4 आपके पास में क्या होगा फाइनल, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, वो बनता है Emax, मतलब एनर्जी मैक्सिमम, या लैम्डा आपका मिनिमम, या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो उसकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है, जो रेप्लिका सीरीज थी पहले अप्रैल के अंदर चली थी उसके अंदर, तो वहां जाके आप देख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये बात हो रही है डी ब्रोगली वगैरह की, तो डी ब्रोगली के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे पूरे कंपाइल कर दिए हैं।
ये आपका लीनियर मोमेंटम, ये मास और स्पीड या वेलोसिटी की टर्म्स में ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको ईवी की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ईवी, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर रखना है तो वहां पे आपके पास बनेगा 150 डिवाइडेड बाई वी अप्लाइड जो वोल्टेज है, और इसको अगर सोल्व करते हो 12.27 डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। और ये आपके रिलेशंस हो गए हाइजेनबर्ग के, ये दोनों रिलेशन तो आपने पढ़े होंगे, और एडिशनली ये दो रिलेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं तो ये आपको याद रखने हैं। ये आपके पास में टाइम पीरियड जो आपका होगा, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसकी टर्म्स में है। दूसरा वाला जो आपके पास में है वो किसकी टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी, डेल न्यू है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो चेंज होगा उसकी टर्म्स में ये चार फॉर्मूले हो गए। डायरेक्ट अगर पूछेगा तो इस तरीके से, अदरवाइज न्यूमेरिकल आएगा तो आपका स्पीड वाले या फिर आपका लीनियर मोमेंटम वाले पे क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा अगर आपने देखी होगी तो डी ब्रोगली और बोर मॉडल के जो सेकंड पोस्टुलेट थे उसका रिलेशन भी दे रखा है, तो वो रिलेशन आपके पास में एन लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर एन। एन यहाँ पे क्या होगी, एन आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव बोल सकते हो, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आपका ऑर्बिट नंबर भी इसको बोला जा सकता है। तो जितना ऑर्बिट नंबर होगा उतनी उसमें क्या होगी, वेव होगी। तो ये थोड़ा सा इसका समरी थी, तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड बन सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन अगला, ये आपके पास में दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है और बोर मॉडल की जो सेकंड पोस्टुलेट थी, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उससे ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो करिए देखिए क्या होता है। देखो यहाँ एक्स जो दिए वो क्या दिया आपको, एक्स दिए यहाँ पर कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस है वो, तो मतलब फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, आर इक्वल टू एक्स इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड है। तो सबसे पहले तो आपको फोर्थ ऑर्बिट में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो बना है, तो वहां पे आपको आर फोर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एन स्क्वायर, अगर आपके पास में तो इसका स्क्वायर, जेड आपका 1 है तो ये होगा 16x, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला लगेगा जो भी मैंने पीछे बताया था, एन लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर एन, तो एन कितना है 4 लेमडा, और 2 पाई आर एन कितनी आ गई आपकी 16x। तो यहाँ से लेमडा आपके पास में कितना हो जाएगा, लेमडा तो पूछा है, तो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 8 पाई जो x है वो क्या होगा आपका, इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये आपके पास में अगला जो पार्ट है वो है क्वांटम नंबर्स का। तो थोड़ा सा देखिए इसके अंदर समरी वगैरह क्या है। तो क्वांटम नंबर जो है वो आपके पास में चार टाइप की है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपके पास में एनर्जी की इंफॉर्मेशन देगी, स्पीड वगैरह, रेडियस वगैरह, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास में 2n स्क्वायर, ऑर्बिटल की अगर बात करें तो n स्क्वायर। इस तरीके से ये मोटी मोटी आपके पास में इंफॉर्मेशन हो गई। और ये किसको बताती है, ये ऑर्बिट को बताएगी आपके पास। एल जो है ये किसको बताएगी, ये बताएगी सब ऑर्बिट। और दूसरे क्या बताती है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है उनकी शेप बताएगी। इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेके n-1 तक, n के बराबर कभी नहीं हो सकती है। हाँ, वैल्यूज की जो नंबर है वो n के बराबर होगी, लेकिन वैल्यू जो होगी वो n से एक कम होगी। और दूसरी यहाँ पर अगर आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना तो 4l+2 रहेगा किसी भी सबसेल के अंदर, या फिर इसी को मॉडिफाई 2 कॉमन लेके तो 2l+1 भी हो सकता है आपके पास में। और अगर आपके पास में ऑर्बिटल किसी भी सबसेल में अगर चाहिए तो वहां पे हो जाएगा 2l+1। ये किसकी बात हो रही है, ये सबसेल के लिए बात हो रही। और सबसेल कितनी अपने पास में 4, अभी जो है SPDF, इनकी एल की वैल्यू सबकी फिक्स है आपके पास में। एल आपके पास में 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर आपके पास में 2, फिर आपके पास ये 3, इस तरीके से ये चलेगा आपके पास, ठीक है। अगला आपके पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये क्या बताती है, ऑर्बिटल का 3D ओरिएंटेशन, 3D
ओरिएंटेशन अपने को बताया कि मतलब कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो चलती है -L से 0 + L तक। और किसी भी ऑर्बिटल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम n, l और m 3 क्वांटम नंबर सी, और इलेक्ट्रॉन को अगर अब आपको रिप्रेजेंट करना है तो कितने नंबर चाहिए आपको, क्वांटम नंबर्स के 4। स्पिन क्वांटम नंबर की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में बात करेगा, जिसकी दो वैल्यू ±1/2, जो आपको अच्छी लगे वो वैल्यू आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अब इसकी समरी ये है कि n हमेशा स्टार्ट होगा 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। l हमेशा स्टार्ट होगा 0 से लेके n-1 तक, कभी l की वैल्यू n के बराबर नहीं होगी, ठीक है। m स्टार्ट होगा l से 0 + l तक, और s में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ±½ तो यहाँ से क्या बन सकता है आपके पास में, करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, या फिर आपके पास में इसके अंदर आपके पास में किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास में कि किसी भी सबसेल के अंदर किसी एटम में कोई सबसेल दे रखी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका मैंने अभी बताया कि 4l + 2 ले लेना, या फिर 2 कॉमन लो तो 2 है कॉमन आ जाएगा, तो 2l + 1 हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है, तो आपके पास में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या करना है, मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताने कैल्शियम के अंदर, जिनके लिए n की वैल्यू तो 3 है और m की वैल्यू क्या है, 0। अब n की वैल्यू 3 हुई तो इसका मतलब हुआ कि 3s 3p और 3d की बात होनी चाहिए। अब कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद में 3s2, फिर आ जाएगा आपका 3p6 और आपका 4s2। तो अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है, इन दो की। अब देखिए यहाँ पर, अब s के लिए तो क्या होगा आपके पास में, m 0 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s के। अब p सबसेल के लिए m की 3 वैल्यूज होगी, -1 0 और +1। अब 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 6, तो ये आपके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ये भी कंसिडर हो जाएंगे, तो 2 इधर से आए और 2 यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 होगा कि कैल्शियम में n = 3 और m = 0 के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 30। आपसे क्या पूछा है कि एटॉमिक नंबर 24, तो 24 कौन हो गया भैया, क्रोमियम। क्रोमियम के अंदर क्या करना आपको, एम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताना है। अब एम सेल कौन सी हो गई, के एल एम और एन, मतलब ऑर्बिट नंबर 3 की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 3d5 4s1। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एस का डी में जा रहा था, क्योंकि जिससे डी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड होगा, तो हाफ फील्ड होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये, तो अब आप यहाँ से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम सेल ये हो गई, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में 13। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर भी 13 और आंसर नंबर भी 13। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, एन एल की वैल्यू आपके पास में किसी एक ऑर्बिटल के लिए दे रखी है 3 और 1, अनदर ऑर्बिटल के लिए क्या दे रखी है 4 और 0। तो रिलेशन बताना कि इनकी एनर्जी का क्या होगा। तो देखिए यहां से, अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है तो लगाना आपको n+l, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो आपको लगाना n रोल। अगर ये वैल्यू हाई तो एनर्जी हाई, और अगर ये हाई तो एनर्जी यहां पर भी हाई। लेकिन कई जगह क्या होगा, n+l जो सम रूल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू सेम आ गई
तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको क्या देखना है, एन। अगर एन हाई तो वहां पर एनर्जी भी क्या होगी आपकी, हाई। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो उसके लिए एन प्लस एल क्या बना, 3+1 = 4। और दूसरा आपके पास में है बी ऑर्बिटल, तो बी ऑर्बिटल के लिए ये तो हो गया आपका ए का पार्ट। अब बी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 4+0, तो ये भी 4, ये बी। अब दोनों के लिए एन प्लस एल क्या आ गया, सेम आ गया। तो एन प्लस एल अगर सेम आ गया तो फिर क्या देखते हैं, एन। तो हायर वैल्यू किसके पास है, इसके पास है, ये रही। जिसकी वैल्यू हाई उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस तरीके से एनर्जी का जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, कि जो बी की एनर्जी क्या होगी, ऐसे आपके पास में ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछा आपसे, करेक्ट सेट पूछा क्वांटम नंबर्स का। तो एक बार करिए इसको, जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपको याद रखनी, तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसमें करना कुछ ही नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि एन 1 से लेके इन्फिनिटी, एल 0 से लेके n-1, एम -l 0 प्लस एल, एस +-1/2 में से कोई सी एक वैल्यू। सबसे पहला ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे एन की वैल्यू और एल की वैल्यू आ गई सेम, ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट। मैंने अभी कहा एन की वैल्यू और एल की वैल्यू का जो मान होगा वो आपका सेम नहीं हो सकता, क्वांटिटी जो थी वो सेम हो सकती, ठीक है। दूसरा n = 4, L2 पॉसिबल है, 4 से कम वैल्यू तो पॉसिबल है। अब L2 के लिए m वो भी पॉसिबल है, क्योंकि L2 है तो -2, -1, 0, +1, +2, s -½ तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अगला, अगर L 0 हो गया तो m तो 0 हो ही नहीं, मतलब m तो 0 हो गया 100%, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो कैंसिल आउट होगी। अगला देखिए यहाँ पर, अगला आपके पास में है n = 5, L = 3 पॉसिबल है, m 0 +½ तो आपका डी ऑप्शन वो भी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड डी। और अगर मेडिकल में ये क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो दे रखा है बी डी में से वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। कोई से वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उस केस के अंदर हाल फिलहाल अभी जो आंसर है वो कितना है, बी एंड डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आप। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 आपने रूल पढ़े होंगे, ऑफ वाउ, n+l तो एनर्जी का हो गया, ये तो आपका काम। ऑफ वाउ ने क्या बताया था, ऑफ बाउ ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करनी है वो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से करनी है, और आपको कहाँ तक जाना है, आपको जहाँ तक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे वहां रुक जाना। दूसरी बात, आगे कब बढ़ना है आपको, आगे तब बढ़ना है जब आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल लग रहा है, लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाए, फुल हो जाए, तो ही आपको नेक्स्ट ऑर्बिट या ऑर्बिटल के अंदर क्या करना है, माइग्रेट करना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये तो बढ़ गया, पाउली वाउली सब कुछ लग गया, लेकिन जो सेकंड ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, ये देखो खाली पड़ा है। उससे पहले आपने क्या कर दिया, आगे पेयरिंग स्टार्ट कर दी, या फिर इलेक्ट्रॉन आप आगे ले जा चुके हो। तो ये जो आपके पास में गलत हुआ वो किसकी वजह से होगा, ये गलत होगा आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वजह से गलत हुआ। क्योंकि ऑफ बाउ ने क्या बताया था, ऑफ बाउ ने सिंपल से बताया था कि पहले लोअर एनर्जी वालों को फुल कैपेसिटी के साथ आप पूरा भरिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। अगर लोअर वालों को नहीं भरोगे तो फिर ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल की क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला पोर्शन जो आपका है वो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी है, और इसके अंदर आपके पास में जो क्वेश्चन है वो आपके पास बचे हुए क्वेश्चन इसी के हैं। सबसे पहले बात होती है सिस्टम की। तो सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मैटर के साथ हीट वगैरह जो एनर्जी होगी, मतलब मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। अब आपने क्या कर दिया, इसको ऊपर से क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे
जो एनर्जी है उसका तो एक्सचेंज होगा, लेकिन मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आइसोलेटेड के अंदर क्या होगी, ये आपके पास में नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी इसमें, और ये क्लोज्ड भी है, सब कुछ है, तो इसमें क्या होगा, इस जगह आपके पास में मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होगा और एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। फिर इसके बाद में आपके पास में है कि जैसे आपके पास स्टेट जो भी सिस्टम वगैरह हो गए या उसको डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, तो उनमें आपके पास में जैसे स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जैसे कोई भी सिस्टम है वो यहाँ से उठ के इधर चला गया, तो ये तो फाइनल स्टेट हुई, ये इनिशियल स्टेट हुई। तो वो प्रॉपर्टी जो आपके पास में इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है और उसके मेथड पे डिपेंड नहीं करती है कि किस पाथ को आपने फॉलो किया। कि जैसे आप कोचिंग से स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आपकी जो स्टेट फंक्शन होगी वो स्कूल और कोचिंग, जो भी आपका घर और जो कोचिंग है उसके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोलते हैं, सेम उसी की तरीके से ही है। तो आपके मोड पे डिपेंड नहीं करता कि आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या किस पे जा रहे हैं। अगर उस पर डिपेंड करे तो वो हो जाएगा पाथ फंक्शन। और घर और स्कूल की जो पोजीशन है उस पर अगर डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो इसके अंदर आपके पास में कौन कौन आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह। दूसरा आपके पास पाथ फंक्शन, जो स्टेट के साथ साथ आपके पास मेनली किस पे डिपेंड करता है कि मोड आपके पास में पाथ कैसा रहा आपका, उस पर अगर डिपेंड करी तो उनको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। इसमें कौन कौन आता है, जैसे वर्क डन हो गया या हीट वगैरह हो गई, तो वो आपकी पाथ फंक्शन में होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास में इसमें कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर कोई भी मटेरियल आप रखते हो तो वो किस सिस्टम में जाएगा, वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम में जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिक्स में देखो यहाँ पर सिंपल सा अगर क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल से क्वेश्चन, और अगर न्यूमेरिकल बेस आएगा तो या तो वर्क डन से आएगा, या फिर आपके एंट्रोपी चेंज वगैरह से आएगा, या गिब्स फ्री से आएगा, या फिर जो थर्मोकेमिस्ट्री उसमें इक्वेशन वगैरह से फाइंड आउट करते हैं प्लस माइनस करके, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादा कोई यहाँ पे चांस नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला आपके पास में प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस है इनिशियल से फाइनल के बीच में जा रहे हो ना, उसका मोड, कि एसी कार के अंदर एसी चला के मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करके जा रहे हो, या फिर आप आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट करके जा रहे हो घर स्कूल से, अगर घर जा रहे हो या कोचिंग से आप घर जा रहे हो, तो मोड को बता रहा है कि आप किस मोड को फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले आइसोथर्मल, तो इसके अंदर क्या होगा, T1 T2 दोनों सेम, तो डेल्टा T 0 होगा। ठीक है, आइसोबारिक तो P1 और P2 दोनों सेम होगा, तो डेल्टा P यहाँ पर भी 0 होगा। अगला आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम आपका सेम होगा, तो डेल्टा V क्या मिलेगी यहाँ पे आपको 0। इसके बाद में एडियाबैटिक, यहाँ पे Q 0 हो जाएगा, और साइक्लिक यहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो जाएगी। रिवर्सिबल मोर देन वन स्टेप्स होगी, मोर देन वन स्टेप्स आपको देखने की मिलेगी। ये क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगी, वन स्टेप देखने को मिलेगी। ठीक है, और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बता देता हूँ, तो वहां पे डेल्टा आपके पास बनेगा यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा U क्या है, आपके पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये आपके पास बन जाएगी U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। हीट अगर एब्जॉर्ब करी जा रही है तो वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर रिलीज करी जा रही है तो वो हो जाएगी नेगेटिव। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है, या फिर इनमें से भी आपको वर्क डन वगैरह के बारे में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला आपके पास में क्या, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या बोला कि आपको वो प्रोसेस बताना जिसके अंदर वर्क डन आपका क्या हो जाए, स्टेट फंक्शन की तरह काम करे। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो वर्क डन होगा वो क्या आपका पाथ फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर अगर आपकी Q 0 हो जाए तो डेल्टा U और W क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और डेल्टा U क्या, डेल अगर लग गया तो वो क्या, स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर Q किसके लिए 0 होती है, तो वो होता है आपका एडियाबैटिक। जैसे Q 0 होगा तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, W। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एज ए स्टेट फंक्शन की तरह काम करेगा वर्क डन जो भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो जवाब हुआ वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये भी आपसे पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कि आपको क्या करना, आइडियल गैस है, आइडियल गैस के अंदर टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा।
या तो डिक्रीज का पूछ सकता है या इंक्रीज का पूछ सकता है। तो इसमें देखिए आपके पास में आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल वाला पार्ट तो कट गया, क्योंकि आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। और एडियाबेटिक अगर आपके पास में कंप्रेस मतलब गैस कंप्रेस्ड हो रही है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये दो चीज आप याद रखना यहाँ पर। तो इसके अंदर जो आपका टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करवाना। टेम्परेचर इंक्रीज करना तो क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आगे देखिए, ये आपका फर्स्ट लॉ से ही आ गया, बेस्ड है वहां पर कि आपके पास में इंटरनल एनर्जी फर्स्ट वाली E1 है, 450 जूल हीट क्या करी इसने, इज टेकन आउट, मतलब रिलीज कर दी, और 600 जूल क्या कर दिया इसने, इज वर्क डन ऑन इट, मतलब दोनों ही इसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो क्या करें कि क्यू आपके पास में लिखा है यहाँ पे 450 जूल ऑफ हीट इज टेकन आउट, आउट का मतलब रिलीज कर दिया। तो ये आपके पास में हो जाएगी -450 जूल। वर्क डन देखिए क्या लिखा है, 600 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, ऑन इट मतलब ऑन द सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये आएगा 600। अब आपके पास में E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। तो E2 आपसे पूछी है तो ये बन जाएगा E1 प्लस Q प्लस W। तो E1 की वैल्यू तो देने की, E1 के टर्म्स में दे रखा है, तो ये बन जाएगा कितना, -450 प्लस ये 600। तो यहाँ से E1 प्लस 150 आपका क्या हो जाएगा जवाब। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपके पास में एंथैल्पी जो होती है वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन होती है। तो इस तरीके से ये रिलेशन यूज होगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG/RT, ठीक है। और G जो है वो गैसेस मोल्स वगैरह को बता रही है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा, सिंपल सा। तो देखो यहाँ पर इधर कितने हैं, NR आपके पास में है 50, गैस गैस वाले देखने अपने को, और कोई सा भी नहीं देखना। इधर कितना है, इधर आपके पास NP हो गया 12, तो डेल NG कितना आ गया, वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल्स। तो 12 माइनस 15 आपके पास होगा तो -3। तो इस तरीके से आपके पास में ये हुआ कि जिन ऑप्शन में प्लस का साइन है वो तो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया, मतलब ऑप्शन सी और डी में से अपने पास बनेगा। और किलो जूल के अंदर आपसे पूछा है, तो देखो यहां से डिफरेंस, ये कांस्टेंट मतलब ये क्यूपी हो गई, ये क्या लिख सकते हो क्यूवी प्लस डेल NG/RT। तो अपने से क्या पूछा, क्यूपी माइनस क्यूवी इक्वल टू डेल NG/RT। तो -3R8.314, और टेम्परेचर कितना दे दिया आपको, लगभग 298 केल्विन है, तो इसको कितना ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं अपने अप्रोक्स, है ना। तो 2 डेसिमल कटोगे तो 8, ये आपके पास हो गया। और 3 से अगर आप इसको और 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 309 से करना पड़ेगा, सॉरी 9 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 36, ये आपके पास में। फिर आपके पास में कितना हो गया 9 12, ये आपका 1 हो गया। फिर 27 27 28, ये हो गया 28 2। फिर आपके पास में कितना 72 72, और आपके पास में 2 कितना हो जाएगा 72 74। तो मतलब ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर, क्योंकि किलो जूल में होगा तो यहाँ आएगा, फिर 3 डेसिमल आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो 7.48 आपका फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 82 है, हाँ 8, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करी ना। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये देखिए यहाँ पे, अब ये वर्क डन के फॉर्मूले वगैरह मैंने यहाँ पे आपको एक समराइज करके दे दी है पूरी की पूरी, कि आइसोथर्मल के अंदर आपके पास में रिवर्सिबल में ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, फिर अगर ये रिवर्सिबल है तो ये लग जाएगा, और अगर इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना तो ये, और इस वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 NRT log P1/P2, ठीक है। प्रेशर की टर्म्स में अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। आइसोबारिक में एक ही फॉर्मूला, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पे
आपके पास में रिवर्सिबल के चांस कुछ है नहीं। आइसोकोरिक में वर्क डन 0, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है, 0 होता है। एडियाबैटिक के अंदर रिवर्सिबल तो क्यू 0 होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लेना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या यूज करना, एन सी वी डेल्टा टी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो वहां से ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा। और गामा ध्यान रखना, यहाँ पर गामा आपके पास में मोनो एटोमिक गैस, डाई एटोमिक, गामा जैसे 1.67, मोनो एटोमिक 1.40, 1.33 आपके पास पोलो एटोमिक वगैरह के लिए। और अगर इरिवर्सिबल है तो ये केस। अब इसमें देखना कि पी एक्सटर्नल नॉर्मली कांस्टेंट आपके पास बोल रहा है तो इरिवर्सिबल होगा, और वहां पे क्या होता है, जो P2 होता है वही आपका क्या बन जाता है, पी एक्सटर्नल, अगर पी एक्सटर्नल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो ये वर्क डन के एक थोड़ा सा। और साइक्लिक के अंदर क्या होता है, आपको एरिया देखना है, और इसमें ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज है तो आपको नेगेटिव वर्क देखना है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको पॉजिटिव वर्क डन देखना है। किसके केस में, साइक्लिक के केस में। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अच्छा एंट्रोपी का पोर्शन भी दे दिया, तो एंट्रोपी में 3-4 रखना अब याद। अब इसमें देखो, अगर आपको आइसोकोरिक बनाना है तो ये वाली टर्म्स कट जाएगी, अगर आइसोबारिक बनाना है तो ये वाली टर्म्स कट जाएगी, तो ये फॉर्मूले आपके यूज हो जाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूले, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। और किसी भी फेज डिफरेंस के अगर लिए जाना है तो वहां पे क्या करना है, सिंपल सा, कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए जाना तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई टीबी। और अगर आपको मेल्टिंग मतलब फ्यूजन वाली चाहिए तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। ट्रांजिशन में जाना तो वो ट्रांजिशन का पार्ट आपके पास में कंसीडर हो जाएगा वहां। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है पहला, इसके अंदर क्या दे रखा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब हुआ कि आपके पास में आइसोबारिक और अदर अगर कोई दूसरा भी डिफरेंस अगर दे रखा है कि वहां पे ये चीज भी कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, वो कौन सा प्रोसेस है, वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसमें इन्होंने सिंपल सा क्या बोला आपके पास में, कि जो V1 है वो कितना है, 3 लीटर डेसीमीटर क्यूब है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 लीटर ही होगा। P कितना दे रखा है, P दे रखा है आपको 180 m। और V2 कितना दे रखा है, V2 आपके पास में दे रखा है 13 लीटर। तो आइसोबारिक में W बन जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो माइनस ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 3 इक्वल टू 10 आ गया। ये हो गया आपके पास में ATM इंटू या लीटर ATM, ये आपके पास बन गया। और 1 लीटर ATM इक्वल टू जूल के अंदर आपके पास में, अच्छा इसी में दे रखा है, तो इसी में दे रखा है तो कितना जवाब हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो -10 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना, एक को बॉईल करना है, तो एक को बॉईल करने पे क्या होगी, डिसऑर्डर जो है या एंट्रोपी वो बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक जो आपके पास में है जैसे 4 डिग्री, तो 4 डिग्री के अंदर क्या होगी, जो प्रोटीन्स वगैरह होगी वो इस तरीके से अरेंज होगी। जब 4 डिग्री से 3 डिग्री जाएगी तो ये कॉइलिंग खुलना स्टार्ट होगी। फिर 1 डिग्री में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। तो जब 4 डिग्री से अगर आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की तरफ अगर जाओगे तो अरेंजमेंट क्या होगा, अच्छा होगा। अगर अरेंजमेंट अच्छा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, डिसऑर्डर कम हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में अभी जो एंट्रोपी का मैंने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की दे रखी है, एंट्रोपी बतानी वेपोराइजेशन की। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं देखना, वाटर का आपके पास में एंथैल, ये तो एंट्रोपी डिवाइड करना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई टीबी, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है आपको, किलो जूल में ही दे रखा आंसर, तो किलो जूल ले लीजिए। और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में 373, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पॉइंट मतलब हाफ के आसपास ये आपका जवाब मिलेगा, देख भी सकते हो। 180 डिवाइडेड आपके पास 1 है 60, तो 1/2 अप्रोक्स आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर आपसे क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है डेल्टा G0 पूछिए। तो देखो आपको अगर इक्वेशन याद हो,
डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, सॉरी, रिएक्शन क्यूसेंट। जब आपके पास इक्विलिब्रियम होगा उस केस में क्या होगा, डेल्टा जी तो हो जाएगी जीरो, और जो आर क्यू होगा ना रिएक्शन क्यूसेंट, उसकी जगह लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी नोट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। तो अब देखो जिसमें माइनस है वो ऑप्शन तो रहेगा, प्लस वाले सारे कट जाएंगे, मतलब ए भी गया और सी भी गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो। 2.303, आर की वैल्यू दे रखी है 8, ये 300 दिया, लॉग कितना है आपके पास में 10, लॉग 10 कितना होगा 1। तो कुल मिला के बात होगी कि इनको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा। अब आपके पास में ये बन गया 0.3 और इसको मल्टीप्लाई 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर लो, नेगेटिव में आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 4, ये आपके पास में 12, फिर आपके पास में कितना हो गया 12, 8 ये 9, फिर आपके पास 2 से तो 6, 0 6 और ये आ गया 4, तो आपके पास में बन गया 2 7 2, ये कितना 15, तो ये 5, कितने पे डेसिमल, 1 पे किलो जूल अगर जाएगा तो क्या आपके पास में आ जाएगा 5.5। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के, सॉरी 25 के। आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको आइस की मेल्टिंग, तो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब 273 केल्विन से ऊपर है। अब उससे ऊपर हुआ तो आपके पास में क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस अपने आप होगा। तो प्रोसेस अपने आप होगा तो इस जगह जो आपके पास में डेल्टा जी है वो क्या होगी, वो हो जाएगी, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0। तो इस वजह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और यही जो आप अगर पूछता 273 केल्विन पे, तो उस जगह डेल्टा जी क्या होती, 0, क्योंकि उस जगह क्या होता है इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या इसके अंदर आपके पास में दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है CO2 की और कैल्शियम ऑक्साइड की। आपसे क्या पूछा यहाँ पे, नीचे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये नीचे भी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें टोटल आपके पास में 4 इक्वेशन बनेगी। देखो यहाँ पे क्या क्या, सबसे पहले C+O2 कन्वर्ट इंटू CO2, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं कितनी, -94.0 किलो जूल। दूसरे की बनेगी कैल्शियम ऑक्साइड की, तो Ca+½ कन्वर्ट इंटू CaO, इसकी बन जाएगी क्या अपने पास में, कितनी वैल्यू दे रखी है, -152। अगली अपने पास में बनेगी, ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, CaCO3 कन्वर्ट इंटू CaO+CO2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 42। और इससे अपने को क्या बनानी है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कैल्शियम प्लस C+3/2O2 कन्वर्ट इंटू CaCO3, ये अपने को यहाँ पर बनानी है। तो अब आपने को ये लेके आनी है यहाँ से, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो 4 की जो एंथैल्पी आपके पास में होगी डेल आर एच, वो किसके बराबर होगी, कैल्शियम कार्बोनेट अपने को प्रोडक्ट में चाहिए है, रिएक्टेंट में 1 मोल और 1 मोल, ये तो थर्ड वाली को तो क्या कर दो, माइनस लगा दो जी, सीधा सीधा ये लो। फिर उसके बाद में देखो कैल्शियम 1 मोल, इधर भी 1 मोल, एज इट इज सेम साइड है, कार्बन 1 मोल, कार्बन 1 मोल सेम साइड है। तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंड और जो फर्स्ट है वो ऐड हो जाएगी। तो थर्ड वाली की जो साइन है वो अपोजिट कर दो, तो -42 प्लस ये आपके पास में है तो माइनस है, उनमें तो माइनस के साथ ही 94 और अगली आपकी 152। इसको अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 246, और 42 को ऐड करोगे तो ये 288 हो जाएगा अपने पास में, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से, तो इसको एक बार देखिए अटेम्प्ट करिए फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास में ये दे दी स्टैंडर्ड वैल्यू, ये क्या दिया स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन डिसोसिएशन पूछा जो, तो आयोनाइजेशन डिसोसिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है
कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसका मोड माइनस जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी मिली है उस पर्टिकुलर एसिड के लिए, वो वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, उसका भी मोड यूज करना। तो स्टैंडर्ड आपके पास में कितनी हुई 55.9 और माइनस आपके पास में इसके HCl और NaOH के बीच में कितनी मिली 12.1। अब दूसरी चीज हो रही है कि डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। तो जिन जिन वैल्यू के आगे पॉजिटिव लग रखा है उसको तो आप रख लीजिए, नेगेटिव वाले को हटा दी। मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो हो गया कैंसिल आउट, बचा कौन सा, बी और सी आपका बच गया। तो यहाँ पे क्या होगी, अब जो वैल्यू होगी वो आपके पास में इससे कम होगी 15.9 से, बड़ी तो हो नहीं सकती। तो मतलब आंसर तो इसका क्या होगा आपके पास में, आंसर आपका बी होगा इसका। अब देखिए यहाँ से देख भी लो क्या बन रहा है, 55.9 माइनस 12.1, तो जवाब क्या मिला 43.8 किलो जूल आपके पास में। इसमें क्या हो गई, आयोनाइजेशन के लिए यूज हो गई HCl की। तो आप इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल सा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ए और डी कट गया, इस वैल्यू से कम वैल्यू मिलेगी तो सी भी कट गया, बचा कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री से, कि आपके पास में एंथैल्पी चेंज जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो भैया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट पे बिल्कुल डिपेंड करता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हाँ जी, कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस, ये गलत, कि इस पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, कि जो इंटरमीडिएट रिएक्शन जो स्टेप्स आ रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है आपकी डेल आर एच को, क्योंकि वो तो नेट होती है फाइनल माइनस इनिशियल हैश लो, अगर आपको याद हो। तो इस वजह से ऑप्शन सी क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये भी आपके पास में थ्योरेटिकल है। इसमें क्या बताना आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, कि रबड़ को जब आप स्ट्रेच करोगे तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होएगी। तो देखो भैया, रबड़ अगर देखोगे तो पहले ऐसे रहेगा, जब स्ट्रेस करोगे तो ये आपके पास में ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये तो गलत होगी। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड। अगर आपको पता हो थर्मोडायनेमिकली जो ग्रेफाइट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, डायमंड से। अब स्टेबिलिटी और एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्स होती है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो क्या बोला इसने कि लोअर देन डायमंड, तो ये ऑप्शन सही हो। अगला देखो क्या हुआ, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज लेस देन दैट ऑफ, ये तो दोनों ऑप्शन सेम से हो गए, तो दोनों इसमें आंसर होंगे। डी आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज विद नहीं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो इसके ये दोनों आंसर, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम होगी, लेस देन। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए, किसी एक के अंदर क्या होगा, मोर देन, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई सा एक ऑप्शन बच जाएगा जिसमें लिखा हो कि जो ग्रेफाइट है उसके लिए जो एंथैल्पी होगी या जो आपके पास में एनर्जी वगैरह होगी वो क्या होगी, डायमंड से कम होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली आपका ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डायमंड। तो इस तरीके से ये सेकेंड क्लास के जो 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस हुए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, तो उसका एडिशनल वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।